क्रिस क्रॉस क्लासेस के इस चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 का लेखन कला और शायरी जीवन, इसका पार्ट 2 होने वाला है। और जैसे कि हमारे को पता है हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो गाइज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और साथ ही साथ जो भी हम करते हैं या फिर जितने भी चैप्टर करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके नोट्स नहीं आपको मिलेंगे, नोट्स भी बिल्कुल मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे हमने सारा का सारा जो कंटेंट है वो अपलोड किया हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, जो कि हमारे क्रिस क्रॉस क्लासेस के नाम से है। यहाँ पर आपको सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस, नोट, सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। नो लाइक यू डू नॉट हैव टू पे अ सिंगल अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिलेगा। या तो आप ऐप पर चले जाओ या फिर वेबसाइट पे चले जाओ। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि इससे पहला जो हमारा पार्ट था इसमें हमने डिस्कस किया गया था। जस्ट अ सेकंड गाइस। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में हमने बात कर ली थी कि भाई मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ते क्यों है, सभ्यता क्या होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी भौगोलिक स्थिति हमने बात कर ली थी, उत्तर, पूर्वी, दक्षिण। यहाँ पे दक्षिण के बारे में आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले जो शहरीकरण का विकास हुआ था वो मेसोपोटामिया में ही हुआ था। और दक्षिण का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शहरीकरण के बारे में हमने बात कर ली थी, और माल की आवाजाही के बारे में भी हमने बात कर ली थी कि ये जो माल की आवाजाही थी वो किस प्रकार करते थे, किसके साथ संपर्क थे। तो ये सारी जानकारी हमने डिस्कस कर ली थी। मतलब हम बात करें कि यहाँ पे जो दजला और फरात नदी है वहाँ पे ये स्थित है, मेसोपोटामिया अभी के समय में इराक में स्थित है। तो अभी से जो हमारे को स्टार्ट करना है, लेखन कला का जो विकास था यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे विकास किस प्रकार हुआ समझिएगा। तो मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं पाई गई, पट्टिकाएं क्या हुआ करती थी, समझो कि ये क्या है, ये एक पट्टिका है गाइस, क्या है, एक प्रकार की पट्टिका है। तो गीली गीली ये गीली पट्टिका है, ठीक है, गीली हुआ करती थी। तो अब हम मान लेते हैं ना, जैसे आपका बही खाता होता है या फिर हम खाता वगैरह जैसे अकाउंट वगैरह होता है हमारा, तो उसमें हमारे को प्रिंट करके मिलता है कि तुमने कितने पैसे जमा कराए, कितने निकलवाए, या फिर तुमने कौन सा माल खरीदा, कौन सा नहीं खरीदा, उसके लिए भी आपको बिल मिलता है। तो ये क्या करती थी, ये गीली पट्टिका हुआ करती थी, जिसपे क्या करते थे, गीली पट्टिकाओं पे उत्कीर्ण किया जाता था। मतलब यहाँ पर गीली पट्टिका पे लिखा जाता, तो ये सारी गीली पट्टिका हुआ करती थी। और ये लगभग 3200 ईसा पूर्व की है, मतलब 3200 ईसा पूर्व पुरानी है, आप बोल सकते हो पुरातात्विक बोधों मिली। इसमें जो चिन्ह है अगर हम बात करें, उसमें चित्र जैसे कुछ चिन्ह वगैरह मिले हैं, थोड़ा सा इस टाइप पे यहाँ पे कर देते हैं। थोड़ा सा क्या है भाई, यहाँ पे जो चित्र जो यहाँ पे संख्या वगैरह जैसे हम बात करें, या फिर जो ये भी ये लिखते थे, ये सारे चित्र के अनुसार थे। पढ़ने में थोड़ा सा असमर्थ आप बोल सकते हो, इसलिए क्योंकि चित्र वो कैसे भी पढ़ेंगे ना। अब हम बात करें कि भाई आज के समय में थोड़ा विकसित हो चुका है, अगर एक दिल बना दिया तो पता है भाई प्यार हो गया, तो ऐसी सारी चीजें तो चलती रहती हैं। तो लेकिन उस समय जो चित्र थे वो ऐसे दिल वगैरह नहीं बनाते थे, ठीक है, आड़ा टेढ़ा बना देते थे, और चित्र के अनुसार वो तो उनकी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज में समझ लेते थे ना। जैसे आप बोल सकते हो ना ब्रो कोड होता है, कौन सा ब्रो कोड होता है ना, तो वैसे उनका ब्रो कोड होता होगा। आगे हम बात करते हैं भाई, लेखन कार्य कब शुरू हुआ होगा। लेखन कार्य तब शुरू हुआ होगा जब लेन देन की स्थायी हिसाब रखने के लिए जरूरत पड़ी होगी। इसके द्वारा मिट्टी की पट्टिका के ऊपर लिखा जाता था, हमने बात की ना, ये क्या है, हमारी मिट्टी का पट्टिका है, और इसी के ऊपर लिखा जाता था, और लेन देन का सारा हिसाब भी यहीं पे रखा जाता था। अब यहाँ पे सुमेरियन भाषा के बारे में बात करें, तो यहाँ पे सुमेरियन भाषा का प्रयोग भूमि के हस्तांतरण, राजा के कार्य का वर्णन में किया जाता था। परंतु यह भाषा आगे जाकर बदल दी गई और अकादी भाषा हो गई। हम बात करें ना, सुमेरियन भाषा सबसे पहले बोली जाती थी। तो सुमेरियन भाषा का उपयोग, जैसे हमने बात की, भूमि के हस्तांतरण, राजा का कार्य, यहाँ पे भूमि का हस्तांतरण मतलब जो भूमि का लेन देन हो गया, या फिर भूमि में कौन हस्तक्षेप कर रहा है, या फिर राजा के कार्य का वर्णन जो है वो सब हमारा को सुमेरियन भाषा में मिलता है। लेकिन जब राजा भी बदलते हुए चले गए तो भाषा भी बदल गई। तो सुमेरियन भाषा से कौन सी भाषा हो गई गाइस, अक्कादी भाषा हो गई। तो ये चीज आपको याद, ठीक है। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेसोपोटामिया की लिपि को समझने के लिए बहुत ज्यादा चिन्ह सीखने पड़ते थे। अभी के लिए तो आप ये तो आपसे पढ़ते हो ना, ये सारे हमारा बाराकड़ी वगैरह हो गई, या फिर यहाँ से 11 तक हो गया, ये सब आप पढ़ते हो। अंग्रेजी भाषा के लिए इसे जेड तक पढ़ते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे चिन्ह थे, काफी सारे चिन्ह थे। अगर आपको पढ़ा लिखा बनना है तो काफी सारे चिन्ह सीखने पड़ते थे, और तभी आपकी स्थिति अच्छी होती थी। खैर आज के समय में भी कुछ कम नहीं है, हमारे को इतिहास पढ़ना पड़ता है, राजनीति पढ़नी पड़ती है, हिंदी, इंग्लिश, साथ ही साथ हम बात करेंगे भाई एक हो गई, है ना। तो हम अभी आर्ट्स के साथ चल रहे हैं ना, तो आर्ट्स की ही बात करेंगे, बाकी मैथ्स वगैरह तो है वो तो अलग है। तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं भाई, इसे गीली पट्टी पर सूखने से पहले लिखना होता था, और लिखने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। अब लिखने का कार्य तो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो यार अपना, जैसे अपने सीए वगैरह होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, सीए टाइप वगैरह करते हैं ना, पहले अलग प्रकार के हुआ करते थे, वो लेखा जोखा वाला हुआ करता था। जब ये हमारे सिस्टम वगैरह नहीं थे, पीसी नहीं थे, फोन नहीं थे, तब तो हाथों से लिखा जाता था ना। तो कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। जो ये पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, राजा के बहुत ज्यादा क्या हुआ करते थे, करीब हुआ करते थे।
अब यहाँ पे साक्षरता, साक्षरता मतलब आप समझिएगा लिटरेसी रेट है, तो कितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, साक्षरता दर यहाँ पे बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। देखो समझो, पढ़ने की कोशिश तो हर कोई करता है, सीखने की चाह तो हर कोई होती है, हर किसी की होती है, क्या हर कोई पढ़ लेता है क्या? अभी हम बात करें कि स्कूलों में लगभग करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, है ना, करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें से कितने ही सक्सेसफुल हो पाते हैं? लाखों सक्सेस हो पाते हैं। इसका रीजन क्या है भाई? पढ़ तो रहे हो, लेकिन रीजन क्या है पढ़ने का हमारे को ये नहीं पता है। जब तक आपको ये नहीं पता हो कि भाई आप किसके लिए पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, आपको क्या बनना है आगे जाके, और अगर आप पढ़ भी रहे हो तो क्या आप उसके लिए पैशनेट हो भी या फिर नहीं हो। अगर आप पैशनेट नहीं हो तो उस चीज का फायदा ही क्या है? तो इसी प्रकार से जो लोग पढ़ते थे ना, ये पैशनेट हुआ करते थे और तभी जाके कुछ सीखते थे। मतलब एक बोलते ना, दृढ़ निश्चय होना। जब आपका दृढ़ निश्चय है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो, आगे बढ़ जाओगे। और उसके बाद गवर्नमेंट अगर एस्पायरेंट हो, मतलब सरकारी नौकरी करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बस मेहनत करनी होती है ना। तो यहाँ पे ये जो लोग थे, ये जो चिन्ह सीख लेते थे, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो चिन्ह सीख लेते थे, ये क्या करते थे भाई? राजा के अधीन कार्य करते थे। किसके? राजा के अधीन कार्य करते थे। सुमेरियन महाकाव्य में प्रचलित शासक एन मरकर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इसके अंतर्गत उर्रुक शहर के बारे में लिखा गया। सुमेरियन महाकाव्य मतलब, महाकाव्य का मतलब सोचिएगा ये कहानी वगैरह होती है। क्या होती है गाइस? ये कहानी वगैरह होती है जो कहानी से संबंधित होती है ना। जो किसी के बारे में हम बात करें, जैसे महाभारत हमारा क्या है, महाकाव्य है, जो महान कहानियां वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे महाकाव्य सुमेरियन भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? सुमेरियन भाषा में लिखा गया। और इसका जो शासक था वो कौन था? एनमरकर था। कौन था? एनमरकर था। और यहाँ का एक प्रमुख शहर उर्रुक, वहां का राजा आप बोल सकते हो। तो उसी के बारे में हमारे को सारी जानकारी मिलती है। एनमरकर शहर के मंदिरों को सजाने के लिए बहुमूल्य रत्न धातु मंगवाना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक राजदूत अरट्टा को भेजा, परंतु वो असफल रहा। अब यहाँ पे अरट्टा बेचारा खुद कंफ्यूज कि राजा ने बोला, राजा क्या था कि पुराने मंदिरों को दोबारा से निर्माण करवाना चाहता था। क्या करवाना चाहता था? दोबारा से निर्माण करवाना चाहता था, अच्छे से सजाना चाहता था, बहुमूल्य रत्न अपने साम्राज्य में लाना चाहता था। अरट्टा उसका राजदूत था। अरट्टा से बोला कि भैया जाओ और आप क्या करो, आप बेशकीमती रत्न लेके आओ जो कि बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य हो, बहुत ही कम मात्रा में मिले कहीं पे भी। तो रट्टा बोला कि भैया ऐसा कहाँ से मिलेगा? वो जगह जगह घूमा, हर जगह घूमा। अब भाई उसको मिला ही नहीं। अब उसको डर लगे कि भाई राजा के पास जाऊं कैसे, राजा के पास जाऊंगा तो राजा उसको मारेगा। ठीक है, इसलिए उसको अरट्टा जो था उसको ये सारी चीजें मिली ही नहीं। आगे हम बात करते हैं दक्षिण मेसोपोटामिया मंदिरों। राजा हमने बात की कि मंदिरों का ये क्या करते थे, दोबारा से पुनर्निर्माण करते थे, दोबारा बनवाने, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे लगभग 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया की बस्तियां विकास होने लगी। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या था, यहाँ पर ये सबसे पहले शहरीकरण था। क्या था? शहरीकरण का जो विकास हुआ था सबसे पहले यहीं पर हुआ था। यहाँ पे इन बस्तियों का विकास होने लग गया। बस्तियों में से कुछ प्राचीन शहर बन गए। प्राचीन शहर मतलब पुराने शहर बन गए। मुख्य रूप से इसमें तीन हिस्सों में बटे हुए थे। देखो, मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर। पहले मंदिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्या थे? मंदिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अभी ले लो ना, हमारा राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर जो बन रहा है तो आसपास लोग जो वहां पे जमीन खरीदना चाहेंगे। भगवान है ना, भगवान की कृपा बरसेगी उन पे, तो इसलिए। दूसरा है कि भाई व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए शहर। पहला मंदिर के आसपास रहेंगे, और दूसरा व्यापारिक जहां पे केंद्र होगा वहां पे लोग बसेंगे। है, और यहाँ पे जो हम बात करें, जो शाही शहर हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उसके आसपास लोग रहेंगे। बाहर से आए हुए कुछ लोगों ने अपने गांव में चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। मतलब हम बात करें कि भाई बाहर से कुछ लोग आए, वहां पे जो गांव, वो जो उनकी जो जगह थी, तो वहां पे उनकी जगह पर क्या होने लगे, भाई जो चुने हुए उनके स्थान थे कि भाई चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। आगे बात करते हैं, भाई जो मंदिर बने हुए थे उनका दोबारा से निर्माण किया गया। भैया इसको तोड़ दो, पुराना लग रहा है, इसको अच्छे से सजाएंगे, हमारे भगवान जो है खुश हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला मंदिर एक छोटा सा था, छोटा सा देवालय था आप बोल सकते हो, जो कच्ची ईंटों का बना हुआ करता था। यह मंदिर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक है हमारे उर देवता है। क्या है? उर्वरक शहर भी है ना, वो हमारे क्या है? देवता। किसके देवता है? चंद्र। ठीक है, यहाँ पे क्या है? चंद्र देवता है। वहां पे इन्नाना उनकी देवी है। क्या है? इनकी देवी है, जो कि प्रेम और युद्ध की देवी थी। किसकी? प्रेम और युद्ध की देवी थी। मंदिरों का आकार शुरुआत में काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मंदिरों का आकार बढ़ता हुआ चला गया और लोग देवताओं के लिए अन्न दही मछली लाते रह गए। अब आपने देखा होगा जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं वहां पे ज्यादा दान दक्षिणा आती नहीं है। जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, है ना, जैसे साईं बाबा का मंदिर हो गया, है ना, हमारे शिव जी का मंदिर हो गया, तो कृष्ण जी का हो गया, ये सारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं जिनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, इनके लिए क्या है, लोग दान दक्षिणा बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? दान दक्षिणा बहुत ज्यादा करते हैं।
पैसे बहुत ज्यादा चढ़ाते हैं, सोना चांदी, भैया पैसे वाले पार्टी जो है वो हर चीज चढ़ाती है ना। तो इसी प्रकार जो मंदिर का आकार बढ़ने लग गया तो लोग वहाँ पे दान दक्षिणा मतलब वहाँ पे क्या करने लगे, पूजा पाठ करने आने लग गए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि लोगों को कहाँ पर जाना है, लोगों को तो भाई बड़े बड़े मंदिरों में जाना है, ठीक है, महाकाल के मंदिर में जाना है, मतलब केदारनाथ जाना है उनको। केदारनाथ भैया चले जाओगे, मतलब वो बोलते हैं ना कि सपना है भैया हमारा कि केदारनाथ जाएं, वहां पे शिव जी से मुलाकात करें, शिव जी के दर्शन करें। घर में कुछ कोई दूसरे डुप्लीकेट शिव जी बैठे हुए हैं क्या? घर में भी तो मतलब शिव जी की प्रतिमा ही तो है। वहां पे आप क्या करने जा रहे हो? वहां पे केदारनाथ जा रहे हो, घर पे भी प्रतिमा है, लेकिन नहीं, हमारा सपना है कि हम केदारनाथ जाएंगे क्योंकि केदारनाथ में असली शिव जी बैठे हुए हैं। घर पे नकली वाले थोड़ी हैं, वो भी तो असली है, वहां पे पूजा कर लो। तो आपने वहां पे भी पूजा कर ली, बात तो एक ही है। लेकिन फिर भी लोगों की सोच अलग अलग है ना, उसको हम छोड़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो लोग यहाँ पे बड़े बड़े मंदिरों में आते थे, अन्न में दही मछली जो थे वो लाते थे, इनको चढ़ाते थे, भगवान जी खुश हो जाए, कृपा बस आए हमारे ऊपर। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। समय के साथ साथ ये मंदिर जो थे एक संस्था बन गया, ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से। तो कभी कभी फरात नदी में अधिक पानी होने के कारण फसल डूब जाती थी, जिससे हानि होती थी। कभी नदियों के मार्ग बदलने से सूखा पड़ जाता था। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि भाई मंदिर जो थी वो कभी कभी संस्था बन जाती थी। अब यहाँ पे समस्या क्या होने लग जाती थी, जैसे फरात नदी तो फरात नदी का जो पानी अधिक होता था तो भाई बाढ़ आ जाती थी। बाढ़ आएगी तो फसल बर्बाद होगी, फसल बर्बाद होगी तो स्थिति खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या था कि भाई एक तो हो गया बाढ़ आ जाना तो फसल बर्बाद, और कभी कभी नदियों का मुख मर जाना या फिर सूखा पड़ जाना तो भी समस्या। जब यह समस्या आने लग गई तब लोगों का विस्थापन शुरू हो गया, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह रहने चले गए। उरुक नगर सुरक्षा के लिए चारों ओर किलेबंदी की गई थी और हजारों आदमी मंदिर के निर्माण के लिए रखे गए थे। ये सब लोग काम के बदले अनाज लिया करते थे। क्या करते थे? अब उरुक जो था, उरुक शहर के बारे में बात करेंगे तो उरुक जो था उसको घेराबंदी की गई थी। क्या की गई थी? घेराबंदी की गई थी, इसकी किलेबंदी की गई। हजारों आदमी मंदिरों के निर्माण के लिए रखे गए थे कि भैया अच्छे से अच्छे मंदिर बनाना और पता चले कि भैया इस राजा ने मंदिर बनवाया था। ठीक है, अब ये जो लोग करते थे इनको पैसा तो नहीं मिलता था, इनको अनाज मिलता था। इसके अंतर्गत इनका कार्य पत्थर को मतलब पत्थर को तोड़ना, जमीन को खोदना, है ना, धातु खनिज निकालना, ईंट बनाना, ये सारे इनके कार्य वगैरह हुआ करते थे। शहरी जीवन के बारे में हम बात कर ली। शहरी जीवन थोड़ा सा है ना, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शहरी जीवन में एक संभ्रांत वर्ग था जिसके पास धन की कोई कमी नहीं होती थी। उनके पास बहुमूल्य चीजें पाई जाती थी, आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियां, लाजवर्थ एक मणि है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ये जो इत्यादि चीजें मिलती थी राजा रानियों की कब्र से प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पे संभ्रांत एक वर्ग बोल सकते हो, एक अमीर कास्ट, ताकतवर, उनके पास बहुत ज्यादा में मतलब अमीर होते हैं ना, सोना चांदी तांबा लाजवत मणि सारी चीजें उनको उनके पास उपलब्ध होती थी। अब ये सारी अगर उनके पास है तो भाई राजा के पास भी होगी। तो राजा जो थे, जैसे राजा रानी उनकी मृत्यु हो जाती थी तो दफना जाते थे, पुरातात्विक जाते थे, उठाते थे, देखो सोना चांदी मिल गया, है ना, इतिहास हमारा बना देते थे। तो मेसोपोटामिया में एकल परिवार को सबसे ज्यादा आदर्श माना जाता था। एकल परिवार यानी एक जैसा परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं, मतलब जो एकल परिवार था वो बहुत ज्यादा चलता था। यहाँ कुछ नगर ऐसे भी थे जिनकी गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है, और पतली थी। यहाँ पर सामान लाने के लिए किसी भी प्रकार के वाहन को नहीं लाया जा सकता था, जिसकी वजह से वहां गधों का इस्तेमाल किया जाता था। किसका? गधों का, ठीक है। तो गधे समझिएगा कि यहाँ पर ओरिजिनल गधे के बारे में बात की जा रही है। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं ना तो वो अपने आप को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब हम बात करें कूड़ा जो था गलियों में डाला जाता था विवाह के। अब यहाँ पे इसके अभी रीजन था, ठीक है। अब हम बात करें कि जिसका जो चौतरा आपने देखा होगा ना, जो आगे के लिए होता है, जिसका ऊंचा रहेगा वो ज्यादा धनी रहेगा, वो क्या करते थे? यही सब करते थे। विवाह में संबंध स्थापित होने के पश्चात उपहारों का आदान प्रदान, मतलब दहेज यहाँ पे भी चलता था, उपहारों का आदान प्रदान, भैया तुम ये लो, तुम हमारे को ये दो। और एक साथ बैठकर भोजन खाया जाता था, अभी भी चलता है ना, एक साथ बैठकर सारे के सारे पार्टी होता है ना, वो एक तो लंगर होता है, लंगर अलग होता है, और दूसरा जैसे हम बात करें पार्टी ऑर्गेनाइज वगैरह होती है, किसी की शादी हो रही है, सारे एक फार्म हाउस में जा रहे हैं, उसके बाद सारे इकट्ठे खा रहे हैं, सारे के सारे है ना, चिकन लपाट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जैसे घर, पशुधन, खेत सब उनके पुत्रों को मिल जाता था। ये तो पहले से चल रहा है। सोचो हम तो ये हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात कर रहे हैं, ये तो मेसोपोटामिया में भी देख लो भैया ये सब चलता था। यहाँ एक तरह का अंधविश्वास भी था, है ना, सुपरस्टिशन बोलते हैं। ऐसा माना जाता था जिनके घर की चौखट ऊंची होगी उनके पास धन और दौलत भी बहुत ज्यादा होगा ना। तो अपनी चौखट को भी थोड़ा ऊपर करा लो, क्या पता भगवान आपसे खुश हो जाए, हमारे और देवता है ना और इन नाना जो देवी है क्या पता खुश हो जाए और आपके पास धन बरसा दें। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा कर लेना, घर वालों से बोल देना, ठीक है। यहाँ दो प्रकार के लोग रहते थे, पशुचारक और दूसरे किसान। अब यार कभी कभी तो इनके बीच में संबंध अच्छे होते थे और कभी कभी संबंध खराब हो जाते थे, ठीक है।
पशुचारक जो थे खाना बदोश थे। खाना बदोश जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर नहीं पढ़ोगे तो मोस्ट प्रोबेबली क्या पता आप भी खाना बदोश बन जाओ। तो खाना बदोश ना बनने के चक्कर में तो आप क्या करना है भाई, आपको पढ़ाई लिखाई करनी है। जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। वहीं किसान एक जगह रहते थे। किसानों का क्या है यार, जहाँ पे उनकी खेती, जहाँ पर जमीन, वहां पे खेती करेंगे, उसको खेती करने के बाद जो मिलेगा खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, क्योंकि वहीं पर उनकी किसानी करनी होती थी। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर, मारी एक शाही शहर आप बोल सकते हो ना, शाही राजधानी थी, तो शाही राजधानी के रूप में उभर के सामने आया। राजधानी के रूप में बहुत ज्यादा फला फूला, बहुत ज्यादा विकसित हुआ। मारी नगर के ऊपरी हिस्से में पशुचारक होता था, ठीक है, और किसान दोनों ही लोगों के साथ रहते थे, मतलब पशुचारक और किसान उस समय मारी नगर में दोनों एक साथ ही रहा करते थे। और बाकी का भाग भेड़ बकरी चराने के लिए उपयोग किया जाता था। पशुचारक अनाज धातु के लिए लेन देन में पनीर, दूध, मांस, चमड़ा, ठीक है, और उनका मल वो भी देते थे ताकि खेत में काम आ जाए। वही किसानों के लिए पशुओं का गोबर जो था वो बहुत ज्यादा उपयोगी हुआ करता था। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जिसमें किसान और गडरिये के बीच में झगड़े हो जाते थे। क्यों झगड़े हो जाते थे? इसका कारण ये था, जब चरवाहे अपने जानवरों को चराने के लिए किसानों के खेत से गुजरते थे तो उनकी फसलें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाती थी। उनको गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हारे कोई घर में घुसा सामान तोड़ फोड़ दे, तुम्हारे को गुस्सा नहीं आएगा, तुम तो मुंह पे घुसा मार दोगे उसके। जिसमें उनके बीच में काफी ज्यादा मतभेद उत्पन्न हो जाते थे। गडरिये और पशुचारक अक्सर किसानों को लूट लिया करते थे। बेचारे किसान शरीफ होते हैं ना, हर कोई उनको क्या करता है, उनका शोषण करता है, उनको लूट लेता है, हर कुछ करता है। किसान बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, यहाँ पे भी परेशान है बेचारे, जिसकी वजह से किसान पशुचारक जो थे उनका रास्ता रोक लेते थे। तूने मेरी फसल बर्बाद की, अभी रुक जा बताता हूँ, तो ऐसा करके। इसलिए मारी के राजाओं द्वारा पशुचारकों पर नजर रखवानी क्या कर दी गई, शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से वह सावधान और सतर्क रहे, क्योंकि राजा तो ऐसा करेगा, किसानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। आगे हम बात करते हैं। इन सब की जानकारी हमारे को राजा और अधिकारियों के पत्रों से मिलती है। पट्टिकाएं थी ना, पट्टिकाओं पे लिखा जाता था कि वे किस प्रकार की गतिविधियां करते थे, इस पे कड़ी नजर रखी जाती थी। यह नगर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि व्यापारिक संस्था यहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल और मदिरा फरात नदी के जरिए तुर्की, सीरिया, लेबनान, ये जो बाहरी जो जगह थी, यहाँ पर क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था, भेजा जाता था, आयात किया जाता था, निर्यात किया जाता था, ये सारी चीजें चलती थी। ऐसा माना जाता है, यहाँ पे संस्कृति के बारे में बात करेंगे, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग शहरी जीवन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, शहरी जीवन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग समुदाय, शहर में आप देख लो, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग प्रकार के हर जगह लोग आपको मिल जाएंगे, इसलिए मिल जाएंगे। अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृति के लोग साथ रहा करते थे। यहाँ के लोगों को अपने नगरों पर बहुत ज्यादा गर्व हुआ करता था। लाइक इफ आई एम लिविंग इन दिल्ली, सो लाइक आई मस्ट प्राउड। तो यहाँ पे गिलगामेश में इसका वर्णन हमारे को मिलता है। लेखन कला का यहाँ पे हम बात करें कि लेखन कला की देन बहुत ज्यादा है। लेखन कला की वजह से ही हमारे को ये सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीजें हमारे को जानने को मिलती है, समझने को मिलती है। 1800 के आसपास कुछ ऐसी पत्रिकाएं मिली हैं जिसमें गुणा, भाग, वर्गमूल, ब्याज की सारणी हमारे को दी गई है। आप समझिएगा कि यहाँ पे ये इतने इंटेलिजेंट थे, गुणा, भाग, वर्गमूल, ब्याज, इन सब की सारणी दी गई है कि अगर कोई भी चीज आप ले रहे हो तो उसका कितना हिसाब हुआ, कितना ब्याज लगा हुआ, ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि लोग जो थे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और ये सारी चीजें हमारे को कहाँ पर मिलती है, ये सारी चीजें हमारे को शहरों में देखने को मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा मेसोपोटामिया शहर था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, शहरी जीवन भी वहां से स्टार्ट हुआ था, बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। होपफुली कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ भाई रेगुलर हमारी वीडियो आती रहेगी, तो वीडियो को कंस्टेंटली जरूर देखना, कंटिन्यूसली आएगी, तो भाई रेगुलर रहना है वीडियो पे। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास।